चालू करिए ना। हाँ, ठीक किया। टॉप पर दिखना चाहिए ना। और ये ले जाइए, चार्ज में लगा दीजिएगा। नीचे नीचे लगा दीजिए। चलिए बच्चों, हम लोग आज संडे को थोड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं और हम लोग शुरू कर रहे हैं। एक तो हम लोगों ने बाई बैक पढ़ा था, उम्मीद है आपने भी बाई बैक पढ़ा होगा। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेकिन वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी अच्छे वाला है जिस एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। देखिए, ये रहा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 19। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है और 5 नंबर का आता है। क्या है ये? अकाउंटिंग फॉर लीज। ये पहले AS10 का पार्ट हुआ करता था, लेकिन AS10 ने देखा कि अब लीज बहुत ज्यादा होने लगा है तो इन्होंने थोड़ा आगे कर दिया। देखिए डिफिनीशन, इट इज एन एग्रीमेंट वेयर बाय लेसर convey to the lessee the right to use an asset, land, building, plant, machinery, car, computer for an agreed period, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 2 महीने, 2 दिन, फॉर ए पेमेंट, और सीरीज होना चाहिए था, सीरीज ऑफ पेमेंट, मतलब चाहे तो एक बार पेमेंट कर दें, या जैसे मकान का भाड़ा हर महीने देते हैं, हो सकता है आप एक ही बार 10 लाख दे दें इतने साल के लिए, और हो सकता है थोड़ा थोड़ा करके आप देते रहें। तो जैसा भी है वो आप देख लीजिए। ठीक है, इसका मतलब यहाँ दो लोग हैं, एक लेसर है, उसके पास एक प्रॉपर्टी है, लेसी उसे यूज करना चाहता है, लीजी भी बोलते हैं कई बार, लेकिन उसके बदले उसे क्या देना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी हमारी, इस्तेमाल आप करेंगे, यूज का राइट आपको चाहिए तो आप मुझे पेमेंट कीजिए। यही बेसिकली लीज की समरी है। अब सीधे काम पे आते हैं। लीज बेसिकली बेटा दो तरह का होता है, एक होता है ऑपरेटिंग लीज, एक होता है फाइनेंशियल लीज। एक मिनट में कोई और फाइल खोल के देखता हूं। ये फाइल देखिए बेटा, अगर काम की हो आपके तो ज्यादा बेहतर तरीके से है। देखिए टाइप ऑफ लीज है ना। अब ऑपरेटिंग लीज क्या है? ऑपरेटिंग लीज के बारे में बोला गया अदर देन फाइनेंशियल लीज, है ना। अदर देन फाइनेंशियल लीज, इसका मतलब फाइनेंस लीज को देखना पड़ेगा, ऑपरेटिंग लीज तो अपने आप हो जाएगा। तो मेन बात है फाइनेंस लीज को देखिए, ऑपरेटिंग लीज तो अपने आप हो जाएगा। वैसे बता दूं क्या है, ये शॉर्ट टर्म लीज है जहां कोई ट्रांसफर ऑफ रिस्क का रिटर्न टू एसएसी नहीं, लेसी नहीं होता। पर ये बात बाद में करेंगे। फाइनेंशियल लीज पढ़ी। फाइनेंशियल लीज वो है जिसमें ये 4-5 बातें पूरी होती हैं। कौन कौन सी 4-5 बात भाई? तो पहली तो बताई गई बात कि लीज टर्म कवर्स मेजर पार्ट ऑफ एसेट। लीज टर्म कवर मेजर पार्ट ऑफ एसेट। नंबर 2, ओनरशिप इज ट्रांसफर टू द लेसी एट द एंड ऑफ लीज टर्म। पहला मेजर पार्ट का मतलब क्या हुआ कि 10 साल का अगर मान लीजिए कार है तो 9 साल या 10 साल आपके पास रहेगा। लीज 10 साल का, 1 साल का नहीं। 1 साल का अगर लीज है कार का तो वो कहेंगे ऑपरेटिंग, लेकिन 9 साल 10 साल का लीज है तो उसे क्या बोलेंगे हम? उसे बोलेंगे फाइनेंस। ठीक बात है, याद रहेगा बच्चों को। और आगे आइए, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड
टू द लेसी एट द एंड ऑफ लीज टर्म। लेसी को लीज टर्म में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब 10 साल के बाद हम कार आपको दे देंगे, 10 साल भाड़ा दे दो फिर कार आपकी, कुछ इस तरह की बातें, जरूरी नहीं कि हो लेकिन इस तरह की बात हो। लेसी के पास ऑप्शन है टू बाई द एसेट एट ए लोअर प्राइस देन फेयर वैल्यू। अब देखिए 10 साल बाद भी इनोवा कार है तो 2-3 लाख की तो होती ही होती है, इनोवा है, कीमती कार है, 4 लाख की तो होती ही होती है। आप क्या कह रहे हैं, अरे छोड़ो यार, आप ना हमें 20,000 रुपये देना और ले जाना। अब देखो जिसको नहीं भी जरूरत होगी इनोवा कार की, 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख की चीज 20,000 मिल रही तो परचेज करेगा ही करेगा। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई बात है जिसमें हमें लगता है कि लास्ट में ट्रांसफर तो हो ही जाएगा, लेसर से लेसी ले ही लेगा, क्योंकि प्राइस बहुत कम है, उसको नहीं भी जरूरत हो तो लेके मार्केट में बेच देगा। ठीक है, आगे एसेट इज स्पेशलाइज नेचर। एसेट कैसा है, एक बड़े खास तरीके का है। खास तरीके का होने का मतलब, मान लीजिए कोई कार है जिसके ऊपर कंपनी का पूरा एकदम पेंट मारा हुआ है, किसी और के काम आएगा नहीं वो। कोई बिल्डिंग है जो सिनेमा हॉल के तौर पे बनाई हुई है, किसी और काम आएगा नहीं। कोई घर है जो बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह, होटल की तरह डेवलप किया गया, वो किसी और के काम आएगा नहीं। तो इस तरह की चीजों को बोलते हैं। ठीक है, और एट द बिगिनिंग, गौर से पढ़िए, बिल्कुल शुरू में, कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी, इसको मिनिमम लीज पेमेंट भी बोलते हैं, कवर सब्सटेंशियली द फेयर वैल्यू ऑफ लीज एसेट। कवर सब्सटेंशियली द फेयर वैल्यू ऑफ लीज एसेट, पूरी लीज एसेट की फेयर वैल्यू को वो कवर करता है। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चीज 10 लाख की है, आज 10 लाख की बिकनी चाहिए, तो जो भाड़ा मिल रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर है, उस 10 लाख के बराबर है। ये थोड़ा बहुत ही कम या ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेलर को या लेसर को कोई डर नहीं है। अब लेसर को पता है कि अब ये चीज तो हो ही जानी है, तो लेसर को अब डर नाम की कोई चीज नहीं है। उसको पता है मेरा काम तो हो ही जाएगा, मुझे 10 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे। ठीक है ना, इसका मतलब है यहां पे ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड रिवार्ड हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड रिवार्ड हो रहा है। और रिस्क और रिवार्ड का अगर ट्रांसफर हो रहा है, इसका क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि भैया एसेट तो गया, भले भाड़े पे है लेकिन एसेट तो गया। पांचों बातें देखो, लीज टर्म कवर द मेजर पार्ट, ओनरशिप ट्रांसफर एट द एंड ऑफ लीज टर्म, लेसी हैज द ऑप्शन टू बाई एट वेरी लोअर प्राइस, इसका मतलब ट्रांसफर होगा। एसेट स्पेशल नेचर का है, आपको छोड़कर और किसी काम नहीं आएगा, यानी कि मुझे तो पैसा चाहिए ही। और एट बिगिनिंग प्रेजेंट वैल्यू कवर करता है। एमएलपी को डिफाइन करेंगे, एमएलपी का मतलब होता है टोटल जो रेंट मिलेगा, और लास्ट में अगर कोई गारंटेड वैल्यू है तो वो मिलेगा। ठीक है, ये ट्रांसफर ऑफ रिस्क का रिवार्ड है। अगर ये बातें पूरी होती है तो कौन सा लीज है ये, तो बेटा ये लीज है फिनेंशियल, और अगर नहीं है तो ये लीज है फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज को दूसरे शब्द में बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म लीज है, वेयर नो ट्रांसफर ऑफ रिस्क और रिटर्न टू द लेसी, कोई ट्रांसफर नहीं है। अब इसीलिए इसकी अकाउंटिंग बेटा बिल्कुल अलग तरीके से होती है। देखो राजा, अकाउंटिंग कैसे होती है, ध्यान दो। अकाउंटिंग का तरीका देखिए, अगर ऑपरेटिंग लीज है तो अकाउंटिंग सरल है, सिंपल है। कैसे है कि लीज पेमेंट इज एन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएल, जनरली ऑल एसएनएम बेसिस, क्योंकि पेमेंट तो कई बार कम ज्यादा भी हो सकता है शुरू में बाद में, अनलेस अदर बेसिस इज मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैटर्न ऑफ बेनिफिट। अदर बेसिस इज मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पैटर्न ऑफ बेनिफिट, मतलब हमें लगता है कि इस गाड़ी की शुरू में भाड़ा ज्यादा होना चाहिए और पुराने होने पे कम होना चाहिए, तो आप भाड़े को उस डब्ल्यूडीवी मेथड से ले सकते हैं। अदरवाइज घर है या ऐसी कोई चीज है तो उसमें आपको बराबर बराबर ही मानना है, कम करने की जरूरत नहीं है, आपको हमेशा बराबर बराबर ही लेकर चलना है। ठीक है, आगे बढ़िए। एसेट सोन एज पीपी इन बैलेंस शीट, एसेट सोन एज पीपी इन द बैलेंस शीट लेसर के बुक्स में, मतलब लेसर इसका मालिक है, आप मालिक नहीं, आपके लिए तो एक्सपेंस है, आपने रेंट पे, मकान मालिक को रेंट पे की बात खत्म। लेकिन यहाँ पे पीपीई के रूप में मानेंगे,
डिप्शन करेंगे एज पर A10। जो लीज इनकम है वो SLM बेसिस पे आप इनकम मानेंगे, जब तक कोई और ना हो। वही वाली बताई, प्लांटर मशीन वगैरह शुरू में ज्यादा होता है, बाद में कम। तो ऐसा अब अगर कोई है तो ठीक है। और जो इनिशियल कॉस्ट ऑफ लीज, इनिशियल कॉस्ट समझते हैं बेटा? इनिशियल कॉस्ट का मतलब, इनिशियल कॉस्ट का मतलब है कि शुरू में एग्रीमेंट वगैरह में कर कोई पैसा लग गया तो उसको इमिडिएटली ले सकते हैं, लेकिन अगर अमाउंट बड़ा है तो आप लीज टर्म 5 साल 7 साल 2 साल जो भी है उस पर आप डेफर कर सकते हैं। तो ध्यान से पढ़िए, एसेट आपकी है, आप ही की रहेगी, डिप्शन चार्ज करते रहिए, इन SLM बेसिस पे इनकम मानिए, इनिशियल कॉस्ट को या तो शुरू में एक्सपेंस मान लीजिए या फिर बाद में डेफर कर दीजिए, 2-3 सालों के अंदर इसको आप कर सकते हैं। चलें आगे। आगे देखिए बेटा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऑपरेटिंग लीज में तो किसी को मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जरा फाइनेंशियल लीज देखिए, मेन क्वेश्चन तो इसी पे आता है। फाइनेंशियल लीज कहता है बेटा, ध्यान दें कि इन द बुक्स ऑफ लेसी, लेसी होना चाहिए था, हमें सब्सटेंस का ध्यान देना है, लीगल फॉर्म पे सब्सटेंस का ध्यान देना है। अब फाइनेंशियल लीज में या फाइनेंस लीज में चूंकि ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड रिवार्ड हो गया तो इसको हम एज ए परचेज रिकॉग्नाइज करते हैं। भले ये भाड़े पे हमारा लीगल राइट नहीं है, लेकिन हम इसको परचेज रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉग्नाइज इट एज परचेज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला रिकॉग्निशन कैसे करना है, लीज एसेट को अपना मानना है और जाहिर है पैसा तो दिया नहीं है तो लायबिलिटी मानना है। कितने पे, लोअर ऑफ कौन सी वैल्यू, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट या पीवी ऑफ MLP, MLP मतलब मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम लेसर्स पॉइंट ऑफ व्यू, यहां गलत हो गया, फ्रॉम लेसीज पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेसर में लेसर का पॉइंट ऑफ व्यू आएगा। ठीक है, लेसीज पॉइंट ऑफ व्यू होगा। अब इसका मतलब क्या होता है MLP का, तो MLP का मतलब है टोटल लीज पेमेंट, लीज पेमेंट लिख ली ज्यादा अच्छा होगा भाई। 10 साल में आप हर महीने या हर साल जो पैसा देंगे वो ले लेंगे। और जो गारंटेड डिस्ट्रीब्यूबल वैल्यू है, गारंटेड डिस्ट्रीब्यूबल वैल्यू मतलब आप जो प्रॉमिस करते हैं कि आज से 10 साल के बाद या 2 साल के बाद या जितने साल के बाद भी हमें आप इतना पैसा देंगे, तो ग्रांटेड डिस्ट्रीब्यूबल वैल्यू है तो वो आप ले लीजिए, अगर है, नहीं है तो कोई बात नहीं। और उसी की प्रेजेंट वैल्यू निकालना है और बेटा इसी की एंट्री पास करते हैं। एंट्री कैसे पास होती है, तो बड़ा सिंपल, बड़ा सरल एंट्री। ध्यान दे बच्चों, एंट्री हमारी पास होगी लीज एसेट्स अकाउंट DR टू लायबिलिटी फॉर लीज। ध्यान दीजिए, लीज एसेट अकाउंट DR टू लायबिलिटी फॉर लीज। हम एसेट को अपनी एसेट मान लेंगे और बाकी लायबिलिटी तो है ही है। चलें आगे। तो चलिए साहब, इसी पे क्वेश्चन आता है, चलें शुरू करें। देखिए ये नोट्स है, मैंने शेयर किया हुआ है बच्चों, आप वहां से देख लेना। यही देख लो, ये आपके स्टडी मटेरियल 1 का क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर हम इसको देखें तो क्या कहता है कि मशीन हमने लीज पे लिया, 4 साल लीज टर्म है, फेयर वैल्यू शुरू में 20 लाख है, 6.25 हर एटेंड मिलेगा, ग्रांटेड इतना मिलेगा, एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूबल वैल्यू हमें इससे मतलब अभी नहीं है, डिस्काउंटिंग रेट 15% है और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ है। आपको वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी बताना है और बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट होगा, PL में क्या होगा ये बताना है। तो देखो सारी बातें बाद में, पहले एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू हम बताएं।
तो देखो क्या करना होगा। ये 4 साल है, 625 मिलेगा, 625 मिलेगा, 625 मिलेगा, 625 मिलेगा, मतलब देना है, मिलेगा क्या, देना है, और गारंटेड मुझे देना है 125। क्या बेटा हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना? अगर हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, बस वही है एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू। कैसे निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू निकालने आता है ना सबको। ये देखिए 625, 625, 625 और 625 और 125, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया। अब ये ज्यादा है या फेयर वैल्यू, विच वही लोअर लेना है, तो या तो 20 लाख पे रिकॉर्ड होगा या 1855 पे, विच वही लोअर। तो लोअर कौन है? 1855 है, तो हम एसेट को 1855 पे रिकॉग्नाइज करेंगे और हमारी एंट्री बनेगी लीज एसेट या एसेट ऑन लीज अकाउंट डीआर टू लायबिलिटी फॉर लीज। ध्यान से पढ़िएगा, सीए फाइनल में एज इट इज काम आएगा, एज इट इज, इंड एस 116। सही है बेटा, आगे बढ़े। चलिए बेटा शुरू करते हैं। यही था ना, लीज एसेट अकाउंट या टू लायबिलिटी फॉर लीज। अब जो अब लीज की बेटा पेमेंट करेंगे, लीज की तो पेमेंट करेंगे आप, जैसे इसी क्वेश्चन में 625 की पेमेंट करेंगे हर साल, तो 625 के दो हिस्से होंगे। एक तो उसका इंटरेस्ट पोर्शन होगा, इसको बोलते हैं फिनांस चार्जेज। भाई इंटरेस्ट तो होगा ना, हायर परचेज है तो इंटरेस्ट तो होगा, तो फिनांस चार्जेज लेंगे, और जितने फिनांस चार्जेज है हम यहां पे रखेंगे। और मान लीजिए 625 में निकाल के भी हम लोग देख सकते हैं। 625 में अगर 1.25 लाख रुपए इंटरेस्ट है तो 1.25 लाख रुपए यहां आएगा, और 625 यहां है तो 5 लाख यहां आएगा। अब सवाल उठता है वो कैसे निकालेंगे? तो देखिए ना, पहले साल में कितना अमाउंट है? 18 लाख, कितना अमाउंट था बेटा? 18 लाख समथिंग था। तो जो भी था उसका परसेंटेज 15% लेंगे, और जो आएगा वो यहां आएगा, और जो बचेगा फिर ये अमाउंट कम हो जाएगा तो थोड़ा इंटरेस्ट कम होगा, फिर इंटरेस्ट कम होगा, फिर इंटरेस्ट कम होगा, फिर इंटरेस्ट कम होगा, और इस तरह से करते करते लायबिलिटी भी खत्म, एसेट का अपना धीरे धीरे डिप्शन चार्ज करते रहिए, एसेट भी खत्म। फर्स्ट ईयर का हम आपको यहां थोड़ा बेटा दिखा देते हैं। देखिए फर्स्ट ईयर में कैसे होगा, 18,55,850 है, इसका 15% तो इंटरेस्ट चला जाएगा, और बाकी जो होगा वो लायबिलिटी फॉर लीज होगा, है ना? बाकी जो होगा वो लायबिलिटी फॉर लीज होगा। सही है? शुड वी मूव फर्दर? आइए, एस कहता है कि भाई डिप्शन आप चार्ज कीजिएगा, क्योंकि एसेट आपका है, भले लीज ही सही लेकिन एसेट आपका है। तो जैसे आपका स्टेट लाइन डब्ल्यूडीबी हो, डिप्शन चार्ज कीजिए। अगर कोई इनिशियल कॉस्ट है तो कहीं भी जैसे कोई इनिशियल कॉस्ट को हम ऐड करते हैं एसेट में, ऐसे यहां भी ऐड करेंगे। इनिशियल कॉस्ट मतलब ब्रोकरेज दिया
या कुछ एसेट लाया तो उसको इंस्टॉल कराया, ऐसा कुछ है तो उसको एसेट में चार्ज कीजिए, डेप्शन चार्ज कीजिएगा। अच्छा, लास्ट में जो लायबिलिटी बचेगी उसमें देखिए कितना 1 साल के अंदर पेबल है और कितना एबव 1 ईयर है, क्योंकि 1 साल के अंदर जो है वो कहाँ जाएगा बेटा, करंट लायबिलिटी में, और 1 साल से ऊपर जो है वो कहाँ जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी में। और डिस्काउंटिंग रेट कौन सा लेना है, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट लेना है। जो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट होता है आपका, मतलब आप अगर मार्केट में लोन लेने जाएंगे तो आपको 10% पे मिलेगा, तो 10%, आपको 12 पे। लीज क्या है, लोन नहीं लेने का अल्टरनेटिव है भाई। आप लोन लेके भी तो एसेट खरीद सकते हैं, आप नहीं खरीद रहे हैं तो लीज पे खरीद रहे हैं, बस यही तो फर्क है, ठीक ना। तो ये डिस्काउंटिंग रेट आपको इस लहजे से, इस हिसाब से लेना है। सही है ना बेटा, चलिए आगे बढ़िए। अकाउंटिंग फॉर फाइनेंस लीज इन द बुक्स ऑफ लेसर। लेसर कैसे अकाउंट करेगा भाई, उसमें तो देख लिया हमने एसेट, लेसर क्या मानेगा कि हमने एसेट बेच दिया, यही मानेगा, क्योंकि उसको ऑनरशिप राइट भले ही है बट यूज का राइट तो नहीं रहा अब। तो एसेट को हम रिकवरेबल अमाउंट यानी कि डेटर के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे, इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज। अब सवाल उठता है नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस अनअर्न्ड इनकम। अब आपके मन में बात आएगी भाई ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो यहां छूट गया है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब है एमएलपी फ्रॉम लेसर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम लेसर, लेसी नहीं, लेसर्स पॉइंट ऑफ व्यू। कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, हम इसके दो हिस्से करेंगे। पहला हिस्सा होगा जो रेंट आता है वो तो खैर आएगा ही आएगा, और बाद में गारंटेड प्लस अनगारंटेड डेस्टिबल वैल्यू। शुरू में जितने भी गारंटेड या अनगारंटेड डेस्टिबल वैल्यू होगी सब लेंगे, या यूं कहो कि टोटल। उसमें क्या था, उसमें केवल गारंटेड लेते थे, लेकिन यहां गारंटेड और अनगारंटेड दोनों लेंगे, ठीक है। इसी पे कुछ क्वेश्चन दिखाऊं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करनी है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, वही समझिए कि नेट इन्वेस्टमेंट है, और जो बीच का गैप होगा वो अनअर्न्ड फाइनेंशियल इनकम है। जैसे मान लीजिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ रहा है 35, प्रेजेंट वैल्यू आपने निकाला हुआ आ रहा है 20, तो नेट इन्वेस्टमेंट कितना बचेगा, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू आया 20, तो ये 15 जो है वो अनअर्न्ड है, और ये जो है नेट इन्वेस्टमेंट। हालांकि नेट इन्वेस्टमेंट पैसा मिलते रहेगा तो धीरे धीरे कम भी होता रहेगा, डेटर का पैसा मिलेगा तो कम होगा। एंट्री कैसे करेंगे, लीज रिसीवेबल अकाउंट डीआर, शुरू में 20 लाख और टू एसेट चला गया 20 लाख। अब चूंकि एसेट की बुक वैल्यू हमारे बुक्स में तो 20 से कम या ज्यादा भी हो सकती है, तो एसेट की बुक वैल्यू हमारे बुक्स में कम या ज्यादा है, तो डिफरेंस कहां ट्रांसफर करेंगे, डिफरेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन ये सब बातें सुनने में तो नहीं समझ आ रही ना, आप भी मन में सोच रहे होंगे अरे क्या बता रहे हैं सर, नेट ग्रॉस अनअर्न्ड। तो बेटा इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि एक क्वेश्चन देखिए, और उस क्वेश्चन के थ्रू हम सारी बातें करेंगे तो फिर ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए बेटा क्वेश्चन करते हैं, आइए किसके बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ लेसर। यही देखिए, ठीक है। ये है, हमने लीज किया किसी को, बादल लिमिटेड को, हम है लेसर। फेयर वैल्यू है अलग, हटाइए। लीज रेंटल मुझे ये मिलेगा, गारंटेड ये है, एक्सपेक्टेड ये है, इसका मतलब अनगारंटेड कितना है 1.4, जैसे गारंटी नहीं मिली है लेकिन चांस है, तो ऐसे में हम 3 लेंगे। अगर लेसर के लिए बना रहे हैं तो हमें ये 8 5 बार लेना है, 1 2 3 4 5, और प्लस 3 ये लेना है। प्रेजेंट वैल्यू से उसकी डिस्काउंटिंग करनी है, नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बीच का जो फर्क है वो हो जाएगा अनअर्न्ड फाइनेंशियल इनकम। हम 1 से 5 साल का भी निकाल सकते हैं, 1 साल का भी निकाल सकते हैं। ओके बालक, चलें आगे।
देखिए सबसे पहले तो हम 8 लाख 8 लाख 8 लाख 8 लाख 8 लाख और 3 लाख की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। ये देखिए 8 लाख 8 लाख 8 लाख 8 लाख और 3 लाख की प्रेजेंट वैल्यू। तो ये हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू निकाला, ये हमारी नेट इन्वेस्टमेंट है। और ग्रॉस और नेट के बीच का जो अंतर है उसी को क्या बोलते हैं? अनअर्न्ड फाइनेंशियल इनकम। हम टेबल बना के अलग अलग साल का भी निकाल सकते हैं। जैसे 28 पे पहली बार 15% कितना होगा, फिर बचे हुए पे 15% कितना होगा, फिर बचे हुए पे कितना होगा, और लास्ट का नहीं निकालते, लास्ट का बेटा बैलेंसिंग फिगर जो होता है उसी को मान लेते हैं। समझ रहे इस बात को कि प्रेजेंट वैल्यू बस निकालना है। ये फ्यूचर वैल्यू है, ये प्रेजेंट वैल्यू है, बीच का जो गैप है वो है अनअर्न्ड फाइनेंशियल इनकम। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो वो सब आ जाएगा। आइए थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं तब बढ़ेंगे बात। देखिए थोड़ा और आगे बढ़िए। जो पेमेंट रिसीव होगा उसके हम दो हिस्से करेंगे। एक तो देखिए बेटा फाइनेंशियल इनकम होगा। ऐसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में 8 लाख मिल रहा है, तो 8 लाख फर्स्ट ईयर मिल रहा है, उसमें कुछ प्रेजेंट वैल्यू भी तो है और कुछ फाइनेंशियल इनकम है। तो जो फाइनेंशियल इनकम है, फिर जो फाइनेंशियल चार्ज था हमारे लिए फाइनेंशियल इनकम है, मान लेते हैं 2 लाख। तो 2 लाख बेटा पीएल में जाएगा और 6 लाख आपका रिसीवेबल को कम करेगा। 8 मिला, ठीक है ना, 8 मिला, 2 लाख रुपए इनकम वो कैलकुलेट होगा और 6 लाख रिसीवेबल को कम करेगा। बैलेंस शीट में रिसीवेबल इतने से कम आएगा, ठीक है। और अगर कोई इनिशियल इनडायरेक्ट चार्जेज है जैसे ब्रोकरेज या रजिस्ट्रेशन वगैरह, तो देखो उसको तो हम पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, या आप चाहें तो ओवर द लीज टर्म आप इसको कर सकते हैं। पीएल में ट्रांसफर कर लें तो भी चलेगा और ओवर द लीज टर्म कर लें तो भी चलेगा, जैसा आपका मन करे आप कर लीजिएगा। छोटा अमाउंट है तो पीएल में डाल दो, बड़ा है तो अलग बात है। कभी अनग्रांटेड डिस्ट्रीब्यूबल वैल्यू मान लीजिए इज रिव्यूड या रिवैल्यूड पीरियोडिकली, अनग्रांटेड डिस्ट्रीब्यूबल वैल्यू को आपने रिव्यूड किया पीरियोडिकली, तो दो बातें होंगी, या तो उसमें हमें लगता है और इंक्रीज करेगा, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अनुसार उस इंक्रीज को हम इग्नोर कर देंगे, उस इंक्रीज को हम ध्यान नहीं देंगे। इस पे सीए इंटर में क्वेश्चन नहीं है। और अगर हमें लगता है कि जैसे इसी क्वेश्चन में था 81, हमें लगता है कि नहीं 81 नहीं, आगे 85 मिलेगा, तो कहता है कि रिमेनिंग फाइनेंशियल इनकम को रिलोकेट कीजिए ओवर द रिमेनिंग टर्म लीज या टर्म ऑफ लीज। मतलब अगर 81 के बजाय कम होगा तो जाहिर है प्रेजेंट वैल्यू कम आएगी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, तो अनअर्न्ड फाइनेंशियल इनकम ही कम होगा। तो अनअर्न्ड फाइनेंशियल इनकम को बचे हुए पीरियड में हम थोड़ा कम कम कर लेंगे, ठीक है ना, रिड्यूस कर लेंगे। आइए कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होता है भाई? तो कहता है कि कोई भी ऐसी चीज जो फिक्स्ड है, परसेंटेज ऑफ सेल या यूसेज या कोई प्राइस इंडेक्स, जैसे इन्फ्लेशन के लिए मान लीजिए कोई इंडेक्स हमने ले लिया है, उस पर अगर कुछ है तो हम इसे तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब वो सर्टेन हो जाएगा। मतलब ये मान लीजिए लिखा हुआ है कि हम शुरू में आपको 10 लाख देंगे या हम 10 लाख लेंगे और बाद में सेल का 5% लेंगे, तो शुरू में 10 लाख ही मानेंगे और बाद में जब 5% और तय हो जाएगा तब हम उसको अपनी इनकम मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। आएगा तब, अभी नहीं। इस पे भी क्वेश्चन इंटर में तो नहीं, फाइनल में बहुत तेरे हैं। अब एक दो क्वेश्चन और कर ले बेटा, तब सेल एंड लीज बैक की तरफ चले तो अच्छा रहेगा। तो आइए एक दो क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, तब हम लोग सेल ऑन लीज बैक की तरफ प्रस्थान करेंगे। सही रहेगा ना? आइए एक दो क्वेश्चन देखिए राजा, ध्यान दें। ये एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है। एग्जाम में भी पीछे आया भी था।
देखिए यहां पे आया हुआ एग्जाम में, पढ़िए। 3 years ऑपरेटिंग लीज है, इक्वल अमाउंट है, 30% प्रॉफिट है, इकोनॉमिक लाइफ 5 साल है, आउटपुट एस्टिमेटेड इतना है, अब देखिए लाइफ 5 साल की, हम ले रहे हैं 3 साल, और लिखा हुआ ऑपरेटिंग लीज। कहता है लीज रेंटल बताइए। देखो 2/25 पे हमें 30% कमाना है, तो टोटल लीज रेंटल कितना चाहिए वो निकल जाएगा, और टोटल लीज रेंटल इसी तीनों पे है ना, 5 पे, तो 1 यूनिट का आ जाएगा। 1 यूनिट में हम इतना भाड़ा दे रहे हैं, तो इसका निकाल लेंगे। चलिए बात करते हैं। 2/25 में हमें कितना जोड़ना है, 30%। ठीक है, इसका मतलब हमें चाहिए वो पता चल गया। अब इसको अगर हम लीज रेंटल जितना हमें देना है और 5 साल में जितना मिलेगा उसे भाग दे दें, तो क्या बात बन जाएगी। देखो हमें 295 चाहिए, 450 में 3 साल हम आपको दे रहे हैं, तो दे दीजिए आप ये कितना। ठीक है, अब पर एनम की बात करते हैं, तो पर एनम इतना दे दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। इक्वल लीज रेंटल, तो देखो मुझे मतलब नहीं है, मुझे 146 चाहिए। आप एक बार में दो या 3 बार में दो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें चाहिए तो चाहिए। बहुत सुंदर क्वेश्चन है बेटा। 2,92,000 बनता है और टोटल काम होगा 450, तो 1 यूनिट का निकल गया। आपको कितने दिन भाड़ा चाहिए, 3 साल। 3 साल में उम्मीद है कि 2/25 बनेगा, तो भैया 146 दे दो, और चूंकि आपको इक्वल चाहिए तो 3 भागों में बांट दो। लेकिन हम इनकम इक्वल नहीं लेंगे। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। जनरली आदमी मानता है कि जितना मिल रहा हो मान लो, लेकिन हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट, इक्वल तब लेना है जब कोई और रिप्रेजेंटेटिव ना हो। अगर कोई और रिप्रेजेंटेटिव हो तो बेटा हमें इक्वल नहीं लेना है। क्या ये बात सही है? अगर कुछ और रिप्रेजेंटेटिव हो तो हमें इक्वल नहीं लेना है। क्या ये बात सही है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम इस रेशियो में बांट लेंगे, क्योंकि हमें पता है यही प्रोडक्शन होना है। तो 146 को अगर हम 60, 75 और 90 के रेशियो में बांटें तो यही आएगा ना बेटा। और डिप्रिसिएशन भी उसी तरह से, टोटल कॉस्ट है इतनी, तो इसी रेशियो में बांट लीजिए। पहले 3 साल का डिप्शन बड़े आराम से निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम का पूछा हुआ है। आपके पास अगर स्कैनर है तो उसमें मिल जाएगा, नहीं तो टॉपर्स की बुक है, और नहीं तो मैंने वो बताया ना, वहां आप जाके देख सकते हैं। चैनल में इसका लिंक दिया हुआ है, एडवांस अकाउंट नोट्स, वहां भी आप देख सकते हैं। आगे चले राजा। एक ये पढ़िए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये वाला बेटा, ये भी धोखे वाला क्वेश्चन है। ये टेस्ट योर नॉलेज नंबर 13 है और एग्जाम में भी आ चुका है। पढ़िए क्या है। कहता है कि लीज पीरियड इज 3 years,
3 साल का लीज पीरियड है। एट बिगिनिंग इक्विपमेंट इतनी कॉस्ट है, एक्सपेक्टेड लाइफ 5 है। अब देखने से क्या लगता है ऑपरेटिंग लीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। फेयर वैल्यू 10 लाख है। प्रॉपर्टी रिवर्टेड बैक टू लेसर ऑन टर्मिनेशन ऑफ लीज, लेसर के पास वापस भी आ जाएगा। इससे भी लगता ऑपरेटिंग लीज है, इससे भी लगता ऑपरेटिंग लीज है। अनग्रांटेड रिसीवेबल वैल्यू 1 लाख है। 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट होना है। और सबसे मजेदार, गौर से देखिए, आईआरआर है 10। आईआरआर का मतलब होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आपने अगर एफएम पढ़ा हो तो इन्वेस्टर को जो रिटर्न मिलता है उसको बोलते हैं आईआरआर। ठीक है बेटा। अब इन्वेस्टर को रिटर्न मिलेगा 10%। इसका मतलब यह हुआ कि रिस्क इन्वेस्टर का नहीं है, अब लेसी का नहीं है, सॉरी लेसर का। 3 साल में हमें इतना रेंट मिल जाएगा कि हमें तो रिटर्न मिल जाएगा। और जब लेसर का रिस्क खत्म तो लीज क्या बोलते हैं? फिनेंशियल लीज। तो भले ही ऑपरेटिंग लीज की तरफ इशारा कर रहा हो, लेकिन है ये कौन सा लीज? फिनेंशियल लीज। हमें यहां पे प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है। आपको बताना है कि फिनेंशियल लीज है ऑपरेटिंग है। हम कहेंगे फिनेंशियल लीज है। क्यों? क्योंकि रिस्क ट्रांसफर हो चुका है। और तभी तो अनअर्न्ड फिनेंशियल इनकम की बात होगी, वरना अनअर्न्ड फिनेंशियल इनकम बेटा कहां से आएगा? अनअर्न्ड फिनेंशियल इनकम नाम की कोई चीज तो होगी नहीं। ठीक बात है। तो ऐसे में हमें सबसे पहले तो निकालना होगा लीज का रेंटल क्या होगा, क्योंकि हमें अनगारंटीड तो पता है। थोड़ा सा एफएम का इस्तेमाल है। देखिए आप ही बताइए, मुझे यहां, यहां और यहां इक्वल अमाउंट मिलेगा। इसकी प्रेजेंट वैल्यू 2.4868 है। ये एक्स है, तो बेटा ये एक्स 2.4868 एक्स आ जाएगा। और लास्ट में 1 लाख मिलेगा T3 में, और जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी है? 7513। पॉसिबल है? बोल नहीं रहा है कोई। सही है बेटा। अब इसको जोड़ दें तो हमें पता है ये किसके बराबर है? 10 लाख के बराबर है। तो क्या हम एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? यही इन्होंने यहां किया है। इन्होंने पहले उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली है और प्रेजेंट वैल्यू को इसे भाग दे दिया, तो एक्स आ गया। वही वाली बात है, 10 लाख में प्रेजेंट वैल्यू घटा दें और 3x की वैल्यू है तो 3 से भाग दें तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा एनुअल लीज है। ये सबसे पहला काम है, पूछा था ये। अब हमें अनअर्न्ड निकालना है। तो देखो ना, इसकी हम बड़े आराम से 3 साल की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक बात है। नेट इन्वेस्टमेंट हमें पता है 10 लाख हमें चाहिए, तो ये हमारा क्या हो गया? अनअर्न्ड फाइनेंशियल इनकम। ये एमएलपी हो गया, या यूं कहो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया, जो टोटल पैसा मुझे मिलेगा। और ये प्रेजेंट वैल्यू हो गई, तो घटा के यही आ गया हमारा अनअर्न्ड फाइनेंशियल इनकम। तो ये भी क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी बच्चे इसको ध्यान से देखिएगा, सुंदर क्वेश्चन है ये। ठीक है। अब चलिए जल्दी से सेल एंड लीज बैक कर लेते हैं और बात खत्म करते हैं।
लास्ट टॉपिक है सेल एंड लीज बैक। कई बार क्या होता है कि हम चीजें को बेच देते हैं और बेच के फिर खरीद लेते हैं, लीज पे ले लेते हैं। ये कंपनी है, पैसे की जरूरत है, हमने किसी को सेल कर दिया और फिर जरूरत पड़े तो हमने इसे लीज बैक कर लिया। हमने इसे लीज बैक कर लिया, इसी को बोलते हैं फिनांस लीज बैक या ऑपरेटिंग, कोई भी हो सकता है। अगर मान लो हमने सेल करके 3 महीने के लिए लिया, 2 साल के लिए लिया घर, तो ऑपरेटिंग है। और अगर हमने सेल करके कहा कि नहीं 10 साल तक हम आपको पैसे चुका के फिर पूरी प्रॉपर्टी वापस ले लेंगे, तो अब तो ये सेल है ही नहीं। हमें लोन की जरूरत थी, हमने लिया, हम 10 साल में आपका लोन चुका देंगे, प्रॉपर्टी पहले भी हमारी थी, अब हम यूज कर रहे हैं और बाद में भी हमारी होगी, तो सेल कहाँ हुआ। तो ऐसे में प्रॉफिट लॉस को डिफर करते हैं और ओवर द पीरियड उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब घर बेच दिया, ऑफिस बेच दिया और 2 साल 3 साल के लिए ले लिया, तब उस पर रूल नंबर 5 लागू होगा। रूल नंबर 5 क्या, रूल नंबर 6 मान लीजिए। ऐसा कुछ एस में नहीं लिखा है, ये मैंने अपने मन से रूल 1 2 3 लिख दिया है ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो। ठीक है बेटा, चलिए बढ़ते हैं आगे। ध्यान दीजिएगा क्या रूल है और कैसे करना है। कहता है कि अगर सेल प्राइस इक्वल टू फेयर वैल्यू है, मतलब जो फेयर वैल्यू होनी चाहिए वही है, तब तो जो भी प्रॉफिट लॉस तुरंत मानिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि 10 लाख फेयर वैल्यू और 10 लाख में हमने बेचा है, तब तो प्रॉफिट लॉस सबका जो भी हो तुरंत मानिए। मान लीजिए हमारी कॉस्ट है 5 लाख, तो 5 लाख का प्रॉफिट हो, 5 लाख का प्रॉफिट मानिए, 5 लाख का लॉस हो, 5 लाख का लॉस मानिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर सेल प्राइस बिलो फेयर वैल्यू है, अब बिलो फेयर वैल्यू दो कारण से हो सकता है। या तो हमें पैसे की बड़ी मजबूरी थी इसलिए, और या ये भी हो सकता है कि बिलो फेयर वैल्यू इसलिए बेचा कि आगे उसने बोला थोड़ा रेंट कम दे देना, अभी कम पैसे में दे दो। ऐसा होता है ना, घर हमने सस्ता दे दिया लेकिन बाद में रेंट हमने कम करवा लिया। तो कहता है कि बिलो फेयर वैल्यू में अगर प्रॉफिट हो गया तब तो तुरंत मान लीजिए। कहने का मतलब है चीज 10 लाख की थी, हमने 8 में बेचा और फिर भी हमें प्रॉफिट हो गया क्योंकि हमारी कॉस्ट कम थी, बुक वैल्यू कम थी, तुरंत मान लीजिए। लेकिन अगर हमें लॉस हो गया क्योंकि हमारी बुक वैल्यू ज्यादा थी, तो लॉस को देखना पड़ेगा कि ये कंपनसेट हो रहा है कि नहीं। अगर फ्यूचर लीज रेंटल में कमी आ रही है क्योंकि अभी मैंने कम दिया, तो ये कहता है इस लॉस को डिफर करो और रिकॉग्नाइज ओवर द लीज टर्म। लेकिन नहीं, आगे कुछ कंपनसेशन नहीं होगा, मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने सस्ता बेचा, मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने सस्ता बेचा, तो ऐसे केस में बेटा लॉस को तुरंत आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे। कहने का मतलब है 10 की चीज थी, 8 में बेचा, मेरी बुक वैल्यू 9 थी, तो 1 का लॉस मुझे तुरंत रिकॉग्नाइज करना है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर आगे रेंट कम देना है, यानी कि आगे हमें खर्चे कम करने हैं, तो हम लॉस को भी डिफर करके ओवर द पीरियड चार्ज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी। देखो, मुझे थोड़ा लॉस ओवर द पीरियड चला जाएगा, थोड़ा रेंट ओवर द पीरियड चला जाएगा, कम रेंट कम है, थोड़ा लॉस जाके उसको पूर्ति कर देंगे। और अगर फेयर वैल्यू से महंगा आपने बेचा, लास्ट पॉइंट है बेटा इस एस का, अगर आपने महंगा बेचा तो लॉस है तब तो तुरंत मान लीजिए, लेकिन प्रॉफिट को हमेशा डिफर करना है। ये नहीं देखना है कि रेंट कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, फेयर वैल्यू से ऊपर बेचा है, ठीक बात है कि नहीं, तो आपको जो प्रॉफिट है वो डिफर करना है और उसे लीज पीरियड में ही राइट ऑफ करना है। इस पे बड़े प्यारे 2 4 क्वेश्चन है, आप सब बच्चों ने देखा होगा। आइए मैं एक रिवाइज करा देता हूं और फिर आपको मैं ये सौंप दूंगा कि जाओ भाई रिवीजन करो।
आज आपने क्या रिवीजन करना है? रिकंस्ट्रक्शन। और क्या रिवीजन करना है? AS19। हम प्यारे बच्चों को बता दें, सी इंटर में हम लोग की तरफ से मदद आ रही है रिवीजन का वन शॉट 4:30 से 5:30 ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आपके लॉ वाले सर रिवीजन कराते हैं, और 6 से 7 मैं बेटा वन शॉट लेके आ रहा हूं। हालांकि 4 तो मैंने करा दिया। इसी तरह से जल्दी ही हम लोग काम खत्म कर लेंगे, ठीक है। एक मैंने डेडिकेटेड चैनल बनाया है, CA भगवान लाल। इस चैनल पे ये सभी मैं बढ़िया से प्लेलिस्ट बना के अकाउंट का, एडवांस अकाउंट का अलग से डाल दूंगा। जो अभी करा रहा हूं वो तो डालूंगा ही, जो पिछले बैच में मैंने कराया था वो भी डाल देता हूं कि किसी कारण से अगर आपको ज्यादा रिवीजन करना हो तो वो टॉपिक आप वहां से भी देख सकते हैं, एकदम बढ़िया से। इसी तरह से वहां भी किया हुआ है, और आप अपनी तैयारी और स्पीड अप कर सकते हैं। इस चैनल पे और कुछ नहीं होगा, बस केवल यही होगा। कॉस्टिंग की भी मेरी जो वन शॉट है वो भी मैं डाल दूंगा, और एफएम का जो वन शॉट है मैं वो भी वन शॉट आपको डाल दूंगा। चलिए, WDBA 40, बुक वैल्यू है नहीं, सेल प्राइस है 50, ऑपरेटिंग लीज पे लिया जा रहा है, और सेल प्राइस फेयर वैल्यू के बराबर है। तो हमने पढ़ा था सेल प्राइस अगर फेयर वैल्यू के बराबर है तो पूरा प्रॉफिट तुरंत मानना है, आपको इमीडिएट रिकॉग्नाइज करना है। क्या ये बात पढ़ी थी हम लोगों ने? इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करो। लेकिन फेयर वैल्यू अगर 60 है और हमने बेचा है 50, हो तो अभी भी प्रॉफिट रहा है, भले कम पे बेचा है लेकिन प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज करने में कोई बुराई नहीं है। लॉस होता तब की बात अलग थी ना। गौर से देखिए, यहां भी प्रॉफिट तुरंत मानेंगे, यहां भी प्रॉफिट तुरंत मानेंगे। अब आइए, फेयर वैल्यू 45 है, सेल प्राइस 38 है, बुक वैल्यू 40 है। अब देखिए फेयर वैल्यू से कम पे बेचा है तो देखना पड़ेगा, लॉस तो हुआ है। अब दो लॉस है, एक तो फेयर वैल्यू तक लॉस है, एक फेयर वैल्यू के बाद लॉस है। तो फेयर वैल्यू तक का जो लॉस है उसको तो इमीडिएट मान लेना है, लेकिन फेयर वैल्यू से कम है तो देखना पड़ेगा कंपनसेशन है कि नहीं। अगर कंपनसेशन है तो इसे डिफर करेंगे, और कंपनसेशन नहीं है तो हम इसे भी इमीडिएट मान लेंगे। पढ़िए कितना प्यारा है ये, देखिए। दो का जो लॉस है, अगर फ्यूचर कंपनसेशन की बात होगी तो ठीक है, वरना इमीडिएट मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फ्यूचर कंपनसेशन है तो डिफर करेंगे। फेयर वैल्यू से ज्यादा पे बेचा है तो ये 10 का जो प्रॉफिट है इसे हम क्या करेंगे बेटा? डिफर करेंगे। प्रॉफिट होगा तो हमेशा उसे हम डिफर करेंगे, याद रहेगा। फेयर वैल्यू इतना है, सेल हाँ। अब 40 से 46 जो है ये तो इमीडिएट मान लेंगे, लेकिन 46 से 50 जो प्रॉफिट है उसे हम क्या करेंगे? उसे हम डिफर करेंगे। ये देखिए, फेयर वैल्यू से ज्यादा पे बेचा है ना, फेयर वैल्यू से ज्यादा पे बेचा है, तो ऐसे में हम 5 का लॉस तो तुरंत मान लेंगे, लेकिन 1 का प्रॉफिट जो है, 1 का ये इसको हम डिफर करेंगे। गौर से देखिए, 5 का लॉस तुरंत मानेंगे और 1 का प्रॉफिट डिफर करेंगे। तो यही मुझे बेटा पढ़ाना था। मिले फिर कल शाम को मिलते हैं, कल नहीं परसों शाम को मिलते हैं 6 बजे। आप आज संडे खूब बढ़िया से इसका रिवीजन कीजिए, AS19 का रिवीजन कीजिए और बाईबैक का कीजिए, लॉ भी पढ़िए चैप्टर 1। तब तक के लिए आप सबको गुड बाय।